किसी भी पुलिस की आंख नाक कान यानी कि खुफिया जानकारी देने वाले खुफिया दफ्तर पर जब हमला हुआ यानी कि मोहाली की बात जिसको लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। पंजाब में एक धमाके की आवाज दूर तक सुनी जा रही है। इस ब्लास्ट को बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय के पास हुआ है और धमाके में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसे कंधे से रखकर चलाया जाता है, जिसे कहते हैं आरपीजी। उसका मैं आपको पूरा विश्लेषण करूंगा। उस लिहाज से भी इसे खतरनाक माना जा रहा है। बता दे, मोहाली में कल जो धमाका हुआ उसमें रॉकेट लॉन्चर, जी हां, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कंधे पर रखकर किया जाता है, यानी वो हथियार जो आतंकी दहशत मचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमला बड़ा है, जरिया बड़ा है, इसलिए जांच का दायरा भी बहुत बड़ा हो जाता है। पंजाब पुलिस के अलावा जांच में एनआईए भी जुट गई है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों में पंजाब में आतंकी वारदातें जिस तरह से बढ़ी हैं, उसके बाद सरकार भी सवालों के घेरे में है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की ये रिपोर्ट। पंजाब में साजिश पर साजिश, आरडीएक्स के बाद आरपीजी साजिश, निशाने पर खुफिया विभाग, मुख्यालय के बाहर भीषण ब्लास्ट, मोहाली दहल उठी, धमाके से थर्रा उठी, वो भी पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय के पास। सोमवार को मोहाली में जो धमाका हुआ वो बहुत ही घातक था, क्योंकि उसमें आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। आरपीजी से हुए इस हमले में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर हजारों सवाल खड़े हो गए। मोहाली मामले की शुरुआती जांच के मुताबिक मोहाली में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमला करने वाले दो आरोपी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे। माना जा रहा है कि करीब 80 मीटर की दूरी से आरपीजी को लॉन्च किया गया था। बारी है, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, बाकी तो सही चल रहा है। कोई इंजन बाहर से बारी टूटी है, अंदर से कोई नुकसान नहीं। कितनी रेंज से फायर किया गया? कितनी रेंज से बाहर फायर से सड़क से। मोहाली में ब्लास्ट से पंजाब पुलिस कटघरे में है। भगवंत मान सरकार सवालों के दायरे में आ गई है। सवाल ये है कि आखिर खुफिया विभाग के मुख्यालय को ही दहशतगर्दों ने कैसे निशाना बना लिया। हालांकि पुलिस भी ब्लास्ट को अपने लिए चुनौती मानने से इनकार नहीं कर रही है। तो यार ये हमने एरिया ना कॉर्डन किया हुआ है, ये कॉर्डन किया हुआ है और ये सारी सर्च चल रही है। आप इसमें आईपीसी की धारा 307 हत्या की कोशिश लगाई गई है। इसके साथ ही यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही धमाका करने वालों की तलाश में पुलिस मोबाइल नंबर्स को भी खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक मोहाली के आसपास मौजूद 3 मोबाइल टावर्स के डेटा के मुताबिक वहां 7000 फोन एक्टिव थे। इस तफ्तीश में एनआईए भी जुट गई है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का है। जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं। मोहाली ब्लास्ट के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी समेत सभी बड़े अधिकारियों संग मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पंजाब का माहौल खराब करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।
सीएम मान ने मामले में कुछ गिरफ्तारियों का दावा भी किया है, लेकिन डीजीपी जब बोलने आए तो उन्होंने 11 लोगों की हिरासत की बात कहकर सरकार की फजीहत बढ़ा दी। कल रात जो मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, मैं डीजीपी साहब ਨਾਲ ਸਾਰੇ इंटैलीजेंस ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ मीटिंग ਲਈ ਹੈ और सारा डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगी। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी के बयानों में विरोधाभास के बाद जो विपक्ष मोहाली जांच की मांग महज कर रहा था, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहा था, उससे सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा, ये परेशान करने वाला है कि मोहाली हमले पर सीएम भगवंत मान और उनके डीजीपी के बयान मेल नहीं खाते हैं। सीएम ने गिरफ्तारी का दावा किया और कुछ ही घंटों के भीतर डीजीपी ने उसका खंडन कर दिया। भगवंत मान जी कृपया दोषियों को बेनकाब करें और सजा दें। मोहाली में धमाके के बाद कई सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल वो रॉकेट लॉन्चर विस्फोट में इस्तेमाल करने के लिए कहां से आया, क्योंकि ऐसे हथियार अमूमन तालिबान पाकिस्तानी आतंकी इस्तेमाल करते हैं। क्या हमले के पीछे पाकिस्तान है या खालिस्तानी आतंकी? और सबसे बड़ी बात ये, हमला पंजाब में हाल में आतंक के बढ़ते साए की तस्दीक करता है, क्योंकि हाल ही में 23 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित बुड़ैल के जेल के बाहर टिफिन बम मिला था, जिसके भीतर करीब 1.5 किलो RDX भरा हुआ था। 5 मई को हरियाणा की करनाल पुलिस ने इनोवा कार में सवार 4 आतंकियों को पकड़ा था, जो 4 किलो RDX लेकर तेलंगाना जा रहे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ जसबीर दीवान की रिपोर्ट। आखिर कौन है जो पंजाब के खिलाफ फिर एक बार साजिश कर रहा है? ये पंजाब है या ये पंजाब जिसने आतंक के फन को कुचला है? आखिर कौन है ये साजिश कर रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग साहब हैं, हमारे साथ एसएच चन्नी साहब प्रवक्ता बीजेपी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पंजाब के पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य रक्षा विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे अपने संवाददाता मोहाली से जसवीर सिंह हमारे साथ हैं। जी, इस वक्त ताजा जानकारी क्या है? जांच कहां तक पहुंची है? प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक के बयानों में जो विरोधाभास है, गिरफ्तारी या हिरासत? जसवीर जी, अभी जो शुरुआती इंक्वायरी हुई है उसमें पता चला है कि स्विफ्ट डिजायर कार में जो आरोपी है वो भागे हैं, हरियाणा की तरफ भागे हैं। अब अगर बात करें, भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमने कुछ आरोपी पकड़ ले हैं, और उसके बाद थोड़ी देर में बयान आ जाता है डीजीपी का जो बोलते हैं अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो दोनों की बयानबाजी में थोड़ा सा फर्क आपस में दोनों में काफी फर्क अंतर नजर आ रहा है। तो इसलिए ये कहना काफी हद तक ठीक रहेगा कि अभी तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह सेटल नहीं हो पाई है, क्योंकि जो विपक्ष है उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह फेल हुई है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, चंडीगढ़ में बुड़ैल जेल के बाहर बम के वहां पे RDX मिला था। जसवीर, आप जिस कार का जिक्र कर रहे हैं, जसवीर आप जिस कार का जिक्र कर रहे हैं, जो संदिग्ध है वो सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर है, और मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो कार बरामद कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है जी, वो हरियाणा से कार पकड़ ली गई है, और अभी जो इंक्वायरी जो चल रही है अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन उसमें सवार थे और कौन आदमी नहीं थे। हाँ, ये जरूर पता चला है कि कार उन्होंने बरामद कर ली है।
जी जी जसवीर, आप नजर बनाए रखें। मोहाली यानी कि खुफिया विभाग के दफ्तर, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर का जो खुफिया विभाग का दफ्तर है, उस पर जो हमला हुआ है, वो ये अपने आप में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मैं हमारे साथ शशिकांत साहब, पूर्व डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक पंजाब रह चुके हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल शशिकांत जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। पंजाब पुलिस के महकमे के आप मुखिया रह चुके हैं, आखिर कौन है जो फिर एक बार, ये वही पंजाब है जिसने आतंकी फन को पूरी तरह कुचल दिया, फिर एक बार जिस तरह से आईडी मिलती है, हथियारों के जखीरे बरामद होते हैं, न केवल पंजाब बल्कि पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में भी आतंकी गिरफ्तार होते हैं, संदिग्ध, जब तक कि अदालत में मामला चले तब तक संदिग्ध। आखिर शशिकांत साहब, ये साजिश आपको किसकी लगती है? और जो खुफिया विभाग जो कि पुलिस को अलर्ट करता है, पुलिस को अलर्ट देता है कि यहां ऐसी घटना होने वाली है, उसी पर अगर हमला हो जाए तो क्या कहा जाए? शशिकांत साहब। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही ऐसी कोई डिमांड यहाँ पे है, ना ही लोग इसके साथ खड़े हैं। जब पिछले दिनों में यहाँ था तो बहुत संताप लोगों ने भूला। अब इन घटनाओं की बात करें तो ये घटनाएं अनफॉर्चुनेटली आज से शुरू नहीं हुई हैं। आपको ध्यान होगा कि जब एजिटेशन चल रहा था फार्मर्स का, वहां पे कुछ शैतान लोगों ने, एंटी नेशन लोगों ने, जो भी जिनका की आज तक पहचान नहीं, उन्होंने खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए थे। उसके बाद रेड फोर्ट, उसके बाद लगातार घटनाएं आती जा रही हैं। अगर लास्ट घटना की बात करें तो पटियाला इंसिडेंट, कुरुक्षेत्र का इंसिडेंट, हिमाचल का इंसिडेंट, और सबसे बड़ा ये इसे मैं साफ मानूंगा कि आपने जैसा कहा कि नो डाउट इसमें जो इंटेलिजेंस तंत्र है हमारा, उसकी फेल्योर है। उनकी नाक के नीचे नहीं बल्कि उनके ऊपर ही हमला हो गया है, और उनको इतला देनी चाहिए थी लोगों को। उसका उनके पास अपनी ही इतला नहीं थी। पंजाब में कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके बड़े अच्छे लिंक्स हैं, उनके बड़े अच्छे सोर्सेज है, बट आई एम सरप्राइज्ड कि इस घटना को पहले से क्यों नहीं रोकथाम कर सके। और आई एम हैप्पी, जैसे आपने कहा, कार रिकवर हो गई है, तो आई एम श्योर बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे और पूरी बात का खुलासा जल्दी हो जाएगा। जी शशिकांत साहब, आप बने रहें। आपसे ढेरों सवाल हैं, ढेरों सवाल इसलिए भी है कि आखिर पुलिस महकमा किस तरह से चलता है। लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, एसआईडी कमिश्नर, चूंकि मैं महाराष्ट्र की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल को जानता हूं, तो एसआईडी कमिश्नर रोज सुबह मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग देता है। आखिर ब्रीफिंग में कहां चूक हुई? मुख्यमंत्री का कुछ और बयान है, पुलिस महानिदेशक कुछ और कहते हैं। शशिकांत जी, आपके पास कुछ और सवालों के साथ आऊंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कंग साहब भी हैं। कंग साहब, आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? जिस तरह से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, पुलिस महानिदेशक कुछ कहते हैं, आखिर ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में दिक्कत क्यों आ रही है? कंग साहब, आप अपना लैपटॉप अनम्यूट करें। कंग साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जो कि पंजाब प्रदेश के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं, चन्नी साहब। चन्नी साहब, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं अनुमा जी आपके पास आना चाहता हूं। आखिर पंजाब में लगातार एक के बाद एक कारस्तानी जो हो रही है, शशिकांत जी कहते हैं ये खालिस्तानी कारस्तानी नहीं है। आपको क्या लगता है? सरकार तो आपकी भी रही है। देखिए, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब से लगी हुई पाकिस्तान, मतलब एक तरह से वो दोनों के बीच का मीडिएटर स्टेट है। और ये तो थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीएसएफ को पंजाब के अंदर के 50 किलोमीटर का हिस्सा जो था वो बीएसएफ के हवाले कर दिया था। आपको अगर याद हो तो उस पे काफी बहस हुई थी, और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये एक तरह से केंद्र अपना सब वर्चस्व करना चाहता है। पर उस वर्चस्व के बावजूद भी हमने देखा कि पंजाब में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि इन सब चीजों का अंदेशा पहले से था। एक जो कवि है, उन्हें पकड़ के इन्होंने पुलिस भेजी थी, उन्होंने कुछ कहा था,
और उसका भी कभी खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। उन्होंने जो कहा था उनके पास उनके कारण थे, तो वो सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये जो सामने आ रहा है ना, ये बहुत साफ दिख रहा है कि पंजाब की सरकार जो है बहुत कैजुअली इस चीजों को उस तरह से ले रहे हैं। मिस्टर मान जो है उनको ये समझना पड़ेगा कि वो एक संवैधानिक पद पर है, अब वो पहले भी रहे हैं, लेकिन अब ये एक राज्य की बागडोर उनके हाथ में है। तो ऐसे में उनका बयान जो कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं गिरफ्तार कर लिया, और ऊपर से उन्हीं का महकमा कहता है कि अभी हम गिरफ्तार करेंगे, और कार बरामद हुई है, तो इन दोनों में फर्क है। और एक और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा रॉकेट जैसी चीज चलते हुए किसी ने नहीं देखा। मतलब शाम को 7:30 का ही समय था, ऐसा कोई बड़ा समय भी नहीं था जिसमें लोग बाग ना होते हों। और दूसरी चीज, ये बीएसएफ के रहते हुए ऐसी चीजें अगर वहां से आई हैं, पाकिस्तान से आई हैं या कहीं से भी आई हैं, तो ये खुफिया पुलिस की खुफिया एजेंसी को इस बात का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लापरवाही भी है, एक कैजुअलनेस जो मैं देख रही हूँ वो मुख्यमंत्री के बयान में दिखी है। और उनको समझना पड़ेगा कि चूंकि पाकिस्तान के हम बहुत पास है और आईएसआई का पहले हाथ रहा है खालिस्तान आंदोलन में, तो किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता। अगर नॉर्मल ये कोई घटना होती तो इसमें पिस्टल चलती है, राइफल चलती है, रिवॉल्वर से गोली मारी जाती, लेकिन यहाँ एक रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज का जो 700 मीटर तक जिसकी पहुंच है, उसका प्रयोग किया गया। अनुमा जी, तो ये अनुमा सबसे जी, ज्यादा अनुमा ध्यान जी, देने की रॉकेट बात। जैसी चीज नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट टर्म बताता हूं। आरपीजी RPG चलाया मुझे गया पता है। है। आरपीजी नहीं, रॉकेट प्रोपेल्ड जी, ग्रेनेड, जी। जो कि कंधे जी, जी, पर रखकर बिल्कुल। चलाया जाता है। आप तो खुद रक्षा जी, विशेषज्ञ जी। हैं। जी, अनुमा जी, जी, आऊंगा जी। आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कंग साहब की जो तकनीकी खराबी थी वो दुरुस्त हो गई है। कंग साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी कंग साहब, आप अपना जवाब पूरा करें अगर आपको मेरा सवाल याद है तो। नहीं अवस्थी जी, देखिए पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हम डिनाई नहीं कर सकते सभी लोग, और ये भी बिल्कुल सच्चाई है। अभी पिछले टाइम में अभी पंजाब में जो आउट ऑफ कंट्री हमेशा से कोशिश होती रही है पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी को। जैसे हम पठानकोट के एयरबेस की बात कर ले, जब बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी उस समय भी एक अटैक हुआ था। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, और मान साहब की सरकार, चाहे पटियाला वाली बात हो, चाहे ये कल हुआ है, पंजाब की शांति, पंजाब का भाईचारा, पंजाब का अमन हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, और सरकार बड़ी सख्ती से इन चीजों के लिए निपट भी रही है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो मोहाली के जिम्मेवार लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और इसके साथ साथ 50 किलोमीटर का हमारा जो दायरा बीएसएफ के अंडर है। मैं आपको बता दूं अवस्थी जी, जितनी भी पंजाब में इस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं ज्यादातर, और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान और बाहर की ताकतों का रहता है। इसीलिए भारत सरकार ने बीएसएफ का दायरा ही बढ़ाया था। तो मुझे लगता है ये सारा जांच का विषय है, और लेकिन जांच में किसी तरह की कोताही नहीं होगी। हम पंजाब का जांच का भाईचारा, विषय, शांति और कंग साहब, बना के साहब, रखेंगे। जांच का विषय है, एनआईए भी जांच कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जानकारी देने से पहले प्रदेश के मुखिया, जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री है, उन्हें जानकारी सटीक जुटा लेनी चाहिए, क्योंकि जानकारी बहुत महत्व रखती है। एक बार अगर वो हवा में फैल गई तो वो अपने आप में कई शंकाएं, आप ये समझिए कि इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा के तहत वो एक अलग रूप भी ले सकती हैं। अवस्थी जी, मैं इसमें दुरुस्त कर दूं आपको काइंडली एक लाइन में। मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी है आफ्टर जो वो हमारी डीजीपी और हाईएस्ट लेवल पे जो मीटिंग हुई थी सुरक्षा अधिकारियों से, उसके बाद दी थी, जो उसमें इनपुट हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये सारा अभी जांच का विषय है। तो पूरा इस पे खुल के कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में इस पे सारी क्लैरिफिकेशन जी, 1-2 दिन में सारी क्लैरिटी आएगी, और एनआईए भी फूक कर एक कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पंजाब के स्टेट हेडक्वार्टर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो पर हमला हुआ है। अब हमारे साथ चन्नी साहब पंजाब प्रदेश के पूर्व गृह सचिव हैं, इन दिनों बीजेपी के प्रवक्ता है। चन्नी साहब, मेरा सवाल आपसे, कहां चूक हुई? आपको क्या लगता है ये किसकी साजिश है जो पंजाब को एक बार फिर आतंक के दंश से डसने आ रहा है? मनीष जी, मैं आपको बताता हूं कि ये जो कल की घटना है, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये आरपीजी का अटैक हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल। और ये ऐसे अटैक समथिंग, एक तो इस वन ऑफ द रेयरेस्ट, एंड अगेन इट्स यूज्ड बाय
the armed forces. It is not a weapon being used by ordinary people or ordinary, terrorist kind of things. So even during the days of militancy, we didn't have even AK-47 with us, and the terrorists they had, and ultimately we had to allow the police to use the recovered weapons from the terrorists, because we were totally, like you can call it, नेता थे हम लोग. हमारी पुलिस भी नेता थी, क्योंकि हमारे पास तो 303 वगैरह के ऐसे हथियार थे. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेल्योर, and there is a lack of coordination between the Honorable Chief Minister and the briefing by the DGP, because as you said that it's a very sensitive matter, and no immature information needs to be ever given or spread. और एक मैं और भी चीज आपको बता दूं कि जो मैं ये नहीं कहता कि खालिस्तान का यहाँ कोई हामी है, मतलब लोग हामी नहीं है, इसलिए हमने पहली बार भी during the days of terrorism we could win over, and the terrorists did fail, but ultimately क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज होता है. ये गुरपतवंत पन्नू तो जहाँ आया नहीं, उसने तो आरपीजी चलाया नहीं, पर उसका कोई बंदा तो है, पेड और अनपेड, कमिटेड और अनकमिटेड, हाफ कमिटेड, फुली कमिटेड, व्हाटएवर. सो ही इज यूजिंग सम पीपल और जिनका हमारे पास इनको इलाज करना चाहिए. और जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर. हम ये कहते हैं कि हम ये इंसिडेंट हो रहे हैं एक के बाद एक, और हम कहते हैं हम इनको रिजॉल्व करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. भाई एक अगर होंगे तो इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज विल बी वेरी वेरी डियर, वेरी वेरी डियर, इट विल कॉस्ट अस. और वो नहीं जाने चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए. और पहले तो इन्होंने बहुत एतराज जताया कि जी बीएसएफ को 50 किलोमीटर का एरिया क्यों दे दिया. अब ये कहते हैं कि जो वो तो अच्छा काम था, क्योंकि देर कौन कहता है? आपके प्रवक्ता अहबाब गरेवाल ने कहा, मेरे साथ था, वो मेरे साथ था, ही वाज देयर इन द डिबेट. सीनियर आदमी तो झूठ चंगा नहीं लगता, सीनियर बंदे. You ask him, sir, you ask him, don't ask me. And it is बेबुनियाद गल्ला ना करा. No, it is recorded. You can verify it. I'm not telling you a lie. And I will, no. Then you say that you don't want it. Tomorrow you will say that you badly need it. Tomorrow you will say you need more and more help from the central agencies, because you don't have the resources, you don't have the weapons, you don't have the intelligence, you don't have the international inputs which are available with the central government. Tomorrow you will be begging for this, I tell you. Now you say that you don't need it. छोटा जवाब. चन्नी साहब, कंग साहब, छोटा रिबटल. मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे. कंग साहब, एक छोटा रिबटल. ये देश संविधान के आधार पर फेडरल स्ट्रक्चर के तरीके से चलता है. अनफॉर्चुनेटली जब से बीजेपी सरकार आई है, हर बात पे ये एहसान जताते हैं स्टेट्स पे, और सारा पैसा भी स्टेट से जाता है. ये देश भी हमारा है, ये स्टेट भी हमारे हैं. ये इस तरीके से एहसान जताने वाली बात करनी, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है. ये कि संविधान के विरुद्ध गलत है, संविधान के उलट है. ये No. It is सेंटर और स्टेट मिलकर देश को चलाते हैं. सेंटर और स्टेट मिलकर देश को चलाते हैं. सूबे और सेंटर मिलकर देश को चलाते हैं. सूबे और सेंटर मिलकर देश को चलाते हैं. कोई सेंटर का एहसान नहीं है सूबे पे, तो सूबे का भी कोई एहसान नहीं. हमने मिलकर देश को चलाना है. चन्नी साहब, कंग साहब, अनुमा आचार्य जी, ग्रेवाल साहब, पंजाब को कौन दहलाना चाहता है? एक के बाद एक इस तरह की आतंकी घटनाओं का मतलब मैं आईडी का बरामद होना, उसके साथ संदिग्धों की आपके पड़ोसी प्रदेश से गिरफ्तारी होना, हरविंदर सिंह रिंद को लेकर जो बात कही जा रही है कि आखिर जो हो रहा है सब उसके इशारे पर हो रहा है. देखिए, बात बहुत सिंपल है. जब भी सूबे में सिस्टम वीक हो जाता है तो यह काम होता है, पहले भी होता रहा है. और अब मैं कहना चाहता हूं कि जब सूबे की और देश की सरकार सूबे की और देश की चिंता मत करे और राजनीति ज्यादा करे तो ये नुकसान होता है. अब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भी इस केस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो कल मोहाली में शामिल हुआ है एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है आने वाले समय के लिए. इससे बड़ा कभी भी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं हो सकता
कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर वो फायर करके लोग चले जाएं और शाम के अभी 8 बजे हों, इस पे सवाल उठते हैं कि फेलियर किसका है। इंटेलिजेंस ऑफिस पर ब्लास्ट हो रहा है और इंटेलिजेंस को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी बचा सकती थी। अगर थी तो उन्होंने प्रिकॉशन क्या ली, अगर नहीं थी तो उनका फेलियर क्यों है? कि देखो, आपने देखा कि पहले वो 4 जो संदिग्ध लोग हैं जिन पर शक किया जा रहा है वो करनाल से पकड़े गए, उनके बाद RDX तरनतारन में रिकवर हुआ। तो इट इज ए हाईली सेंसिटिव सिचुएशन है पंजाब में। उसके बाद प्रिकॉशन स्टेट ने क्या ली, ये बताना स्टेट को पड़ेगा। स्टेट तो बहुत छोटी राजनीति में पड़ी हुई है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है। स्टेट की चिंता नहीं कि दिल्ली से उसको पकड़ लाओ, उसको पकड़ लाओ, इसको अंदर दे दो, इसको बाहर दे दो। अगर स्टेट को बचाना है इस हालात में, पंजाब में बहुत बड़ा मैंडेट मिला है इस सरकार को, उस मैंडेट को संभालकर पंजाब की चिंता करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, पंजाब की चिंता, देश की चिंता होना जरूरी है, क्योंकि सीमा से सटा प्रदेश है पंजाब, और ये वो पंजाब है जो डरता नहीं है। इसी पंजाब ने आतंक के फन को कुचला है। हमारे साथ शशिकांत जी हैं। शशिकांत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, खुफिया विभाग के दफ्तर पर यह हमला, ये माना जाए संदिग्ध आतंकी हमला अगर है, क्योंकि RPG से किया गया है। शशिकांत साहब, आप खुद पुलिस महकमे के आप मुखिया रह चुके हैं। शशिकांत साहब, हम चाहेंगे कि आप समझाएं, आमतौर पर जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो भीड़ भाड़ वाला इलाका, धार्मिक स्थल, ये सब निशाने पे होते हैं, लेकिन जब एक दफ्तर को, जिस पर जिम्मा है कि वो पुलिस विभाग को सारी खुफिया जानकारियां देता है, उसी पर हमला कर कर आखिर क्या संकेत दिए जाने की कोशिश आपको दिखाई देती है? शशिकांत साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे बोलने का ही मौका दिया, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कुछ फॉरेन चैनल्स आ गई मेरे घर में, आई हैव टू बी विद देम, पर आपके सवाल का जवाब भूल दूंगा मैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार RPG हमारे नोटिस में आई है। जब हमारे पंजाब में मिलिटेंसी थी उस समय भी RPG का, जहां तक मुझे याद है, कहीं नहीं हुआ था। और दूसरी बात है कि RPG जो है पहले कभी रिकवर नहीं हुई, ये चाहे वो पाकिस्तान की आई हो, चाहे ड्रोन की आई हो, चाहे सी से आई। और अटैक जो हुआ इंटेलिजेंस ऑफिस पे, उसके सिर्फ नाक के ऊपर जो अटैक हुआ, दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। पर इसमें एक चीज और है कि सेविंग ग्रेस है कि जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ, जो RDX यूज हुआ है, प्रोबब्ली दैट ग्रेनेड वाज अ बिट ओल्ड। अगर ये ग्रेनेड नया होता, क्योंकि इसका रेंज करीब 800 मीटर तक होता है, ये बिल्डिंग में छेद कर देता, इधर से उधर निकल जाता और बहुत ही डिवास्टेटिंग रहता ये। तो ये, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ कि खालिस्तान नाम की कोई चीज पंजाब में हमारे है, पर हाँ, अ सेक्शन ऑफ पर्सन जिनको मैं कहता हूँ स्लीपर सेल्स। आज तक कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे पंजाब की रही हो, चाहे सेंट्रल की रही हो, जितना इनका स्लीपर सेल्स का तंत्र है, उसको उखाड़ नहीं सकी। लुधियाना ब्लास्ट, दैट वाज अ पर्सन हु वाज अननोन। जो वहां करनाल में हुआ, पीपल वर अननोन। और अब कह रहे हैं कुछ बंदे पिकअप किए हैं कि नहीं किए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज ऑफ लीगल इंट्रिकेसीज। पर इसका मतलब है कि वो भी स्लीपर सेल्स ही होंगे, वरना स्लीपर सेल कौन होते हैं? ऐसे होते हैं जिनका के बारे में किसी को भी पता ही नहीं है, उसके आसपास वालों को नहीं पता है। सो सिचुएशन इज वेरी बैड। और खासकर पन्नू एंड कंपनी एंड ISI इन कंपनी जो इसके आका हैं, जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल में किया, नीड इज कि NIA को खुला हाथ दो कि वो स्टेट इंटेलिजेंस पे बॉस करे, चाहे उनसे प्यार से बात करे, बट दे हैव टू अनर्थ इट, वरना देश का शशिकांत साहब, मैं जो आपसे समझना चाहता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सवाल देख रहे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के तहत, कि इस तरह का हमला कर ये संकेत कुछ और निशाना करता है, उसकी निशानी या निडल ऑफ सस्पिशन जो है वो कुछ और बड़ा संकेत सूचक के रूप में दिखाई देता है। संकेत ये है, हम हैं, आप हमें पकड़ नहीं सके, हम ऐसी हरकत कर रहे हैं और ऐसी हरकतें हम आगे भी कर सकते हैं। ये सिंपल संकेत ये। जी, बहुत बड़ी बात आपने अपने तजुर्बे के आधार पर जो कही है शशिकांत साहब। अनुमा जी, शशिकांत जी पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस, उसी राज्य से जहां पर एक के बाद एक सरकार बदली और एक के बाद एक खुफिया
हेडक्वार्टर पर हमला, आईडी की बरामदगी, पड़ोसी प्रदेश से 4 से 5 संदिग्धों का गिरफ्तार होना और उसके बाद लगातार घटनाओं का जो सिलसिला और क्रम चल रहा है, ये अपने आप में आप खुद एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और उससे भी ज्यादा आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसकी सरकार रही है। आपको क्या लगता है हमसे क्या भूल हुई? देखिए मनीष जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही और मैं उससे बहुत सहमत हूं। उन्होंने कहा ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक है और मैं बिल्कुल मानती हूं, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ का रोल है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आती है। मैं देख रही हूँ गृह मंत्रालय से लगातार चूक हो रही है, चाहे वो देश के अंदर की घटनाएं हो जिसमें कई तरह के बुलडोजर और दंगे और ये सारी चीज हो रही हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें तो अब ये पंजाब में कि ऐसी चीजें देश के अंदर आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा, क्योंकि उन्हें ये मालूम भी होना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी जो है उसे कंट्रोल कर रही है और नहीं कर पा रही है, तो ये बड़ी साफ बात है। दूसरी चीज ये है कि एक और प्रवक्ता थे जिनके समय में मेरे पठानकोट के एयरबेस में हमला हुआ था। तो ये सारे हमले तब होते हैं जब लापरवाही होती है, जब चूक होती है। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही थी, हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही केवल कि कांग्रेस सतर्क थी, ये तो अपने आप प्रमाणित हो रहा है, पर ये दिख रहा है कि जहां जहां चूक हुई है वो लोगों को अपने बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पे, खास तौर पे बीएसएफ, क्योंकि वो 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो बीएसएफ के हाथ में है। और मुझे लगता है कि बीएसएफ का जो उत्साह वर्धन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है बहुत सी सर्विसेज, मैं आर्म फोर्सेस को भी देखती हूँ, एक तरह से सप्रेस किया जा रहा है उनको, और उनकी सुविधाएं खत्म हो रही हैं, उनके ऊपर सप्रेशन बढ़ रहा है। हो सकता है ये सब भी कोई कारण हो, तो सरकार को एचआर वाले कारण भी देखने पड़ेंगे कि कहां हम अपने सैनिकों को, अपने वर्दीधारी लोगों को, कहां हम उनके लिए ठीक से सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं, उनका उत्साह नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कहां उन्हें हम प्रमोशन में जगह नहीं दे रहे हैं, कहां हम उनके पे एंड पर्क्स नहीं बढ़ा रहे हैं, और हम उनसे केवल ये उम्मीद कर रहे हैं कि अनुमा जी आपको दाद दूंगा, अनुमा जी आपको दाद दूंगा कि आपने आखिर फोर्स में मानव संसाधन को लेकर, सियासत कम और मानव संसाधन को लेकर जो फोकस किया है, चूंकि आप खुद एक रक्षा विशेषज्ञ और आप जानती हैं कि एचआर कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी संगठन को चलाने के लिए। अनुमा जी आऊंगा आपके पास। कंग साहब, विपक्ष ये कह रहा है जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई है तब से सुरक्षा अमन चैन के लिए बड़ी हानिकारक दिखाई दे रही है। देखिए अवस्थी जी, मुझे नहीं लगता बड़े सीनियर लोग हैं विपक्ष वाले। जब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तब पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था, लेकिन मैं उस पर पढ़ना ही नहीं चाहता। ये हमारी सबकी लड़ाई है। देखिए, सूबे की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, हमारी सबकी साझी लड़ाई है। मैं एक बात का आग्रह करूंगा सेंटर की सरकार से, मोदी जी की सरकार से, 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप बॉर्डर सील नहीं कर रहे। आप बॉर्डर पे टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करिए। आप जो नए भारत की बात करते हो, क्यों नहीं जो पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, नई टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए, जिससे पंजाब में जो ड्रग का कारोबार है वो भी बंद हो, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बॉर्डर पार से होती है। ये हम सब मान रहे हैं। खालिस्तान की पंजाब में कोई जगह नहीं है। पंजाबी हमेशा छाती तान के लड़ाई लड़ेगा देश के लिए, पंजाब के लिए, और एंटी नेशनल जो लोग हैं उनके खिलाफ पंजाब ने हमेशा सामने आके लड़ाई लड़ी है, पहल पे लड़ाई लड़ी है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए मेरा तो सेंटर से आग्रह है, 50 किलोमीटर का बीएसएफ के दायरे से आप पुलिस को और बीएसएफ को कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हो, बजाय इसके आप बॉर्डर अच्छे से सील करो, बॉर्डर पे टेक्नोलॉजी अच्छी आए कि बॉर्डर से कोई परिंदा पार ना मार पाए, ना नशा आए, ना एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, तो पंजाब भी सुकून में रहेगा और देश भी सुकून में रहेगा। जी, चन्नी साहब हमारे साथ है। चन्नी साहब ने न जाने ऐसे कितने दस्तावेजों पर गृह सचिव रहते हुए हस्ताक्षर किए होंगे कि आखिर जिनका मसला, जिनकी जानकारियां चाहे इंटेलिजेंस के लिए फोन टैपिंग का हो तो वो गृह सचिव के जरिए ही जाता है। चन्नी साहब, आखिर ये जो लगातार चूक पंजाब में दिखाई दे रही है, बात करें ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन के जरिए हथियारों का आना, ड्रोन के जरिए एनडीपीएस आ जाना, ड्रोन के जरिए आईडी आ जाना, तो क्या इन्हें हवा में मारकर नहीं गिराया जा सकता? हमारी सीमा क्या इतनी पोरस हो गई कि हमारे पड़ोसी इतनी जरूरत कर पा रहे हैं?
मनीष जी, मैं एक तो मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी बहन अनुमा कांग्रेस से भी है और ये एज ए एनालिस्ट भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जो मौजूदा सरकार है, जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की, वो तो कहते थे कि हमने दे डिड हैव लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस थे उनके कि बीएसएफ का जो घेरा था वो 15 किलोमीटर से 50 क्यों कर दिया। पर वो बीएसएफ जो अभी है, अभी जो कंट्रोल है वो पंजाब का ही है, पंजाब की कोर्ट्स है, पंजाब की पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन पंजाब की पुलिस करती, वो तो सिर्फ बताते हैं जहाँ पर जो आदमी होता है उसको उनको पकड़ा देते हैं। तो ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है फंक्शन में, दे आर सिंपली सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ द पंजाब पुलिस। पर पंजाब वाले कहते हैं हम खुद संभाल लेंगे, और जो पंजाब संभाल रहा है वो तो सभी के सामने ही आ रहा है। अब तो कोई अगर वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच गए और वहां आरपीजी भी लॉन्च कर दिया, तो इससे ज्यादा मतलब नलायकी की क्या बात हो सकती है। एक बात। दूसरी मैं कहता हूं कि देखो, एमपी रहना और बात है, भाषण देना और बात है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना टोटली डिफरेंट बात होती है। वो इनके किसी के भी पास नहीं है, नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर्स पुट टुगेदर, और ना इनको खुद को समझ आती है कैसे काम करे, और ना खुद समझ आती है कि कैसे काम चन्नी साहब एक सेकंड आपको रुकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कंग साहब और चन्नी साहब को एक फ्रेम में लाया जाए। जी चन्नी साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड unusually or unconstitutionally by, he is now not known as Mr. Kejriwal or a chief minister, he is known as Supremo। वो सुप्रीमो जो कंट्रोल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उनके पास भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई तजर्बा नहीं है, दैट्स अनदर फैक्ट। और वो क्या इनको गाइड करेंगे, और ये उनके पास जा रहे हैं कि हम स्कूल कैसे बनाएं, अपने एक मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाएं, और एमओयू साइन कर रहे हैं कि जो स्टेट के सीक्रेट होते हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी पोजीशन होती है, वो भी उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई छोटी दे। और काम इनके लिए क्या बचा हुआ है? काम ये है कि कुमार विश्वास को कैसे उठाना है, अलका लांबा को कैसे उठाना है, और ये बग्गा जी को कैसे उठाना है। अब तो कोटा में भी इनके 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी। मैं इनको मिन्नत करता हूं कि भाई पंजाब में बैठो, पंजाब की पुलिस के साथ बात करो, पंजाब की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करो, पंजाब में कॉम्पिटेंट लोग हैं। ये वाली जो दुश्मनी वाली बात है, ये बाद में निजट लेना। 5 साल पड़े हैं, लोग कहीं भाग नहीं रहे, कोई किसी का पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई देश छोड़ के चला जाएगा। अभी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती, they have no business and they have no mean। कंग साहब चन्नी साहब की सीख है, चन्नी साहब की सीख है, और आपकी पार्टी के लिए, आपके नेता के लिए नसीहत। कह रहे हैं गवर्नेंस आप लोगों को नहीं आता, इसलिए जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं वो आपके कमजोर गवर्नेंस के कारण है। देखिए, हिमाचल में विधानसभा पे वो झंडे लगे थे, वहां सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी सिर्फ नफरत की, भाईचारे में दबाव डालने की, धार्मिक भावनाएं भड़काने की राजनीति करती है। अवस्थी जी, मैं इस तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन ये चन्नी जी सीनियर आदमी हैं, लेकिन मजबूर किया। ये लोग पंजाब में लगातार, पटियाला में इनके लोग पकड़े गए, इन्होंने पंजाब में समुदायों को लड़ाने की साजिश रची, भाजपा ने रची। लेकिन ये जो मसला है, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि आप चन्नी जी मानते जो पंजाब के लोगों ने किया, ये पंजाब के लोगों ने, अगर ये पंजाबियों को ब्लेम कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। ये पंजाब के बाहर पाकिस्तान की साजिश है, और बीएसएफ का आपका पहरा है। आप 5 किलोमीटर में तो दे नहीं रहे पहरा, आप 50 किलोमीटर मांग रहे हो। जब 5 किलोमीटर में आप पहरा नहीं दे रहे, कैसे आ रहे हैं? ड्रोन जो है उसकी रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। कंग साहब, अगर ये पड़ोसी मुल्क की साजिश है तो इसको डिकोड तो आपका प्रशासन करेगा, आपकी पुलिस करेगी। मैं उसी पे आ रहा हूं, और उसमें जांच चल रही है। लेकिन इनको राजनीतिक रंग दे रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं चन्नी साहब से, अरुणाचल में तो गांव बसा लिया चाइना ने, वहां मोदी जी ने क्या कर लिया। लेकिन ये लड़ाई हमारी सबकी है। मैं ये कहता हूं, मैं छोटा दिल नहीं रखता, ऐसी ब्लेम गेम की बातें मत किया करें। आज पंजाब जिस तरीके से गवर्नेंस के रास्ते पे चला हुआ है, ना तो पहले कभी गया है। पंजाब में सरकारी जमीनें छुड़वाई जा रही हैं, पंजाब में रेत माफिया खत्म किया है,
पंजाब में नौजवानों को नौकरी देने की बात की है, पंजाब में एमएलए की पेंशन 10-10 ले रहे थे वो बंद की है। हाँ, लेकिन जो इस तरीके के मामले हैं जो सिक्योरिटी से जुड़े हैं, जहां भाईचारे का दरार डालने की बात करती है, नफरत की राजनीति कौन करता है? सारा देश जानता है, सिर्फ भाजपा करती है और इनको पंजाबियों ने नकार दिया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मैं इनसे आग्रह करता हूं, देश की सिक्योरिटी का मामला है, पंजाब की सिक्योरिटी का मामला है, अगर आपने करना है तो हमारी बॉर्डर पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगवाइए, ड्रग व्यापार बंद हो, बीएसएफ पे जिस तरीके से उसका 50 किलोमीटर दायरा, उससे कुछ नहीं होने वाला, 5 किलोमीटर पे बॉर्डर प्रॉपर सील करो, ना नशा आए ना टेररिस्ट आए। पंजाबियों को ब्लेम करना बंद करे भाजपा, और ये पंजाबियों को ब्लेम करने वाला जो गंदी राजनीति ये कर रही है, इससे ये बचे। कंग साहब, हमारे विचार तंग नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, यह मसला देश का है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के सबसे पहले अगर देश का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो है पंजाब। पंजाब से आवाज जाती है, पंजाब के अटारी बॉर्डर से जब आवाज जाती है जय हिंद की, तो पड़ोसी भी हिल जाता है। तो मैं आपके पास आऊंगा कंग साहब कुछ और सवालों के साथ। ग्रेवाल साहब, ये आरोप प्रत्यारोप बंद होने चाहिए। हमारे पंजाब को दहलाने की कोई भी अगर कोशिश करेगा तो फिर एक बार उसे कुचला जाएगा, लेकिन ये आरोप कि अभी नई सरकार आई है, इन्हें कुछ नहीं आता, अरे थोड़ा वक्त तो देना होगा। देखिए अवस्थी जी, बात ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पंजाब को पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पार्टीज हैं प्ले ग्राउंड खेलती हैं। मैं लुधियाना से बिलोंग कर रहा हूँ, आपके साथ लुधियाना से बात कर रहा हूँ। जो पिछले साल लुधियाना में कोर्ट्स में बम ब्लास्ट हुआ है, मैं पूछता हूं कि वो बम ब्लास्ट का सरकार पंजाब की और सेंटर की बताए कि उसमें क्या इन्होंने अचीव किया अब तक। पहले 2 दिन इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उस समय के पंजाब के डीजीपी ने कि एक्स कांस्टेबल जेल में नशा तस्करी उससे तारे जोड़ के बाहर की बात करके, आज 1 साल में हमें पंजाब के लोगों को बताना तो चाहिए इन लोगों को कि वो कौन था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कोर्ट्स में बम चलाने का मकसद क्या था। ना तो एनआईए जो जांच कर रही है वो बोल रही है, ना पंजाब पुलिस बोल रही है। एनआईए अपनी रिपोर्ट देगी ग्रेवाल साहब, एनआईए अपनी रिपोर्ट देती है गृह मंत्रालय को। अवस्थी जी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। अगर आप आइडेंटिफाई 1 साल में नहीं कर सकते, और कंग साहब तो अभी बोल रहे हैं कि हमने पकड़ लिए, ये पाकिस्तान सी पॉलिसी है, इनका डीजीपी कह रहे हैं हम पकड़ लेंगे, मान साहब कह रहे हैं अभी तफ्तीश कर रहे हैं, कंग साहब ने डिसीजन दे दिया है। देखो, कंग साहब का चन्नी साहब से रौड़ा हो सकता है क्योंकि कंग साहब आम आदमी पार्टी आने से पहले बीजेपी थे, मेरा इनसे दोनों से कोई रौड़ा नहीं। मैं तो एक ये बात कहना चाहता हूं कि पंजाब को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, पंजाब को गवर्नर कीजिए, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को रन कीजिए, प्रायोरिटीज को प्रायोरिटीज रखिए। वेंडेटा बहुत समय पड़ा है, जितने मर्जी केस कर देना, पंजाबी लोग केस से नहीं डरते। पंजाब पुलिस को दिल्ली क्यों भेज दो, पंजाब में उनको संभालने के लिए भेजा जाए। देखो, रविंद्रन आपका जर्नलिस्ट पकड़ा, कुमार विश्वास, अलका लांबा, ये मिस्टर बग्गा, और क्या निकला उसमें से? निकला कोई अचीवमेंट हुई? जितनी स्नब हाई कोर्ट ने इनको इन केसों में की है, इसके बाद मैं आपके चैनल से थ्रू बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं। जी ग्रेवाल साहब, अनुमा जी, जिस तरह से वैमनस्य की सियासत हो रही है, जो पुलिस फोर्स पंजाब से चलकर दिल्ली आ रही है, एक एक आदमी को उठाकर ले जा रही है, वो दीगर बात है कि हरियाणा में अड़ा भी ली जा रही है। अनुमा जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा बढ़ाने में या सुरक्षा पर काम करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर काबू तो नहीं, कम से कम सख्ती जरूर बनाई जा सकती है। 2 बहुत जरूरी बातें कहूंगी जो देश के लिए जरूरी हैं। बीएसएफ की चार्टर ऑफ ड्यूटीज हमें देखना होंगी, और बीएसएफ की चार्टर ऑफ ड्यूटी में ये नहीं है कि वो थोड़ा बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी। तो ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता रही हूँ कि बीएसएफ का जो काम है वो बड़ा डिफाइंड काम है, और उसका पूरा काम अपनी सीमा की सुरक्षा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की सरकार का सवाल है, तो उनसे यही कहना है कि आपके बारे में पहले ये बात कही गई है, कुमार विश्वास जी ने जो कही है, और आपके आने के तुरंत बाद ये सब चीजें होती जा रही हैं, तो क्या हम इसे ये माने कि पूरा चावल पका हुआ देखने के लिए जो हम एक चावल का दाना देखते हैं, ये वो तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है
तो रोकिए आप। इस देश की बातें, पंजाब से ही हमारी सीमा पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो आपके लिए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लापरवाह बयान ना दें और पंजाब की जनता ने जिसने आपको मैंडेट दिया है उनकी कम से कम इज्जत रखें। जी चन्नी साहब, आखिर इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकें? और क्या आपको लगता है करनाल में जो गिरफ्तारियां हुई, जो संदिग्ध आतंकियों की बात हो रही है कि पाकिस्तान में बैठकर, जी हाँ, बब्बर खालसा हरविंदर सिंह रिंद वहां से कमांड दे रहा है और उसके स्लीपर सेल, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था और शशिकांत जी ने भी किया था, हमें वो स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करना होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है मनीष जी। बात ये है कि देखो, जो एक तो मैं कांग साहब को बता दूं, मैं तो डिप्टी कमिश्नर रहा हूं गुरदासपुर का भी, और वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ये बॉर्डर इतनी सिंपली और इतनी आसानी से सील कभी होते ही नहीं है, ना अभी तक हो पाए हैं। वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं। और ये अभी कल परसों तो हमने एक सुरंग पकड़ी है, वहाँ जो सुरंग भी लोगों ने उन्होंने टनल बना रखी थी वहाँ। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरी सतर्क है इसके ऊपर। और हम टेक्नोलॉजी इजराइल से क्या, हम खुद भी अपनी इंडियन मेड टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, जिसके साथ जो ड्रोन आएंगे उनका पूरा मुकाबला किया जाएगा। और पाकिस्तान को भली बात ये मालूम है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले वाली नहीं है, जब कहते थे कि इंदिरा गांधी से पूछता रहो कि आपने गोली चलानी है कि नहीं। अब तो हम ऐसे जवाब देंगे। अब और भी बुरी है, अब तो और भी वाहियात है। अनुमा जी, चन्नी साहब का फ्रेम चला गया। हाँ, गलत बात बोलेंगे तो उनका फ्रेम चला जाएगा ना। मैं तो कह तो रही हूँ कि पहले की गवर्नमेंट की और अभी की गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, इस समय हमारी जो हालत है सेना के अंदर, वो क्या कहें आपसे। हाँ, वो ये तो सत्ता से जाए तो देश में कोई शांति आए। बेसिकली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती बहुत ज्यादा है, सिर्फ बड़ा मुंह है इनका और बड़ी आवाज है, दैट्स इट। जी, लेकिन अनुमा जी, चिंता की बात यह है कि आखिर पंजाब को दहलाने की साजिश, वो साजिश करता कौन है? हमने कोशिश की है कि इसे डिकोड करें। मनीष जी, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जब पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, तो ये पता चलने लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है। और जब हमें चंदे का सोर्स समझ में आएगा तो ना केवल ये आतंकवाद वाली प्रॉब्लम, और भी बहुत सी देश में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का इनका जो सिस्टम है उस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि कौन किसको और किस कारण से हम किसके हाथ में खेलने वाले हैं। व्यवस्था और सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारा देश फले फूले और जिस तरह से बुलंद है, बुलंद आवाज के साथ पड़ोसियों को संकेत और संदेश भेजता रहे। हमारी खामोशी को ये मत समझना कि हम शांत हैं। हमारी खामोशी, जब हम जवाब देते हैं तो खामोशी का पूरा हिसाब ले लेते हैं। अनुमा आचार्य, कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता, हमारे साथ कंग साहब, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, ग्रेवाल साहब, चन्नी साहब, आप लोग आए, अपनी अपनी बात रखी और आखिर पंजाब को लेकर हमने ये कोशिश की कि डिकोड करें कौन है पंजाब के पीछे, पंजाब पर साजिश कौन रच रहा है। जी हाँ, जाते जाते हम केवल इतना कहना चाहेंगे, जाते जाते ये पंजाब है, ये पंजाब है, न डरा है न डरेगा। जय हिंद। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।